अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सितारों पर कमल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल अंचल। नाज़रीन, मैं आज अपनी प्रोडक्शन टीम के हमरा मौजूद हूं नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी नापा में। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में तालीमी मसाइल के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएँ। चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, उस्ताद कई किस्म के होते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि तजुर्बा एक ऐसा उस्ताद है जो आपका इम्तिहान पहले लेता है और आपको सबक बाद में सिखाता है। तालीमी निसाब में हर साल इतनी तेज़ी से तब्दीली आना भी एक अहम मसला है। अक्सर औकात किताबें मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाती हैं और इम्तिहानात सरों पर आ जाते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ये बदनिज़ामी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की का सबब बन रही है। अक्सर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कोर्स आउटलाइन भी हमारी तहज़ीब से मावनत नहीं रखता। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पहले देखते हैं अपना सेगमेंट राउंड अप इन 2 मिनट्स, जिसमें इस हफ्ते तालीमी मैदान में होने वाली सरगर्मियों पर 2 मिनट में नज़र डाली जाएगी। जामे कराची में होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि उम्मीदवार 5 बार इम्तिहान में शरीक हो सकेगा। ताहम अगर वो 5वीं मरतबा भी एक या ज़ायद पर्चों में कामयाब नहीं होता तो इसे तमाम पर्चों का इम्तिहान एक साथ देना पड़ेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट सिर्फ 24 प्रोफेशनल शोबों में लिए जाएंगे, जबकि 22 शोबेजात में ओपन मेरिट पॉलिसी पर दाखिले होंगे। इस बात का ऐलान दाखिला कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जमील अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि अवाम और असातिज़ा की तरफ से नेशनल टेस्टिंग सर्विस पर अदम एतमाद के इजहार के बाद इसे ख़त्म करने का फैसला किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 अगस्त से एंट्री टेस्ट जबकि 22 अगस्त से दाखिले शुरू होंगे। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में डिग्री और मास्टर्स की सतह पर तालीमी साल में दूसरी बार साइंस और आर्ट्स के 10 शोबेजात में दाखिले देने का फैसला किया गया है। इवनिंग प्रोग्राम में दाखिलों का ये फैसला जामिया की माली हालत में बेहतरी के लिए किया गया है। ख्याल किया जा रहा है कि इस फैसले से जामिया को 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। SM लॉ कॉलेज की फीस में 80 से 90% इजाफा कर दिया गया है। LLM पार्ट 1 की फीस 12,000 से बढ़ाकर 21,000, LLB पार्ट 2 की फीस 13,000 से बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है, जबकि दाखिला फार्म की कीमत भी 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि फीसों में बेतहाशा इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने सूबाई महकमा तालीम की रोकी जाने वाली 39 मिलियन यूरो की इमदाद बहाल कर दी है। ये इमदाद सिंध में सरकारी स्कूलों की हालत-ए-ज़ार को बेहतर बनाने के लिए दी जानी थी। ताहम गुज़िश्ता साल होने वाली बेकायदगियों और माली बेज़ाब्तियों के बायस यूरोपीय यूनियन ने इमदाद मुअत्तल कर दी थी। गर्मियों के दिन हो और सर पर चमकता सूरज, ऐसे में अगर नॉर्दर्न एरियाज़ का एक टूर लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। हमारे कुछ नन्हे मुन्ने साथी ऑलरेडी अपनी फैमिलीज़ के हमरा नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर को जा चुके हैं और बाकी के भी घर नहीं बैठे। शहर भर में मुख्तलिफ समर कैंप्स का इनेकाद किया गया है। हमारी रिपोर्टर हमें एक ऐसे ही समर कैंप की सैर करा रही हैं। आइए चलते हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के शुरू होते ही वालिदैन की जानिब से बच्चों के लिए तफरीही मकामात का रुख किया जाता है ताकि छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लेकिन जो लोग दूर दराज सफ़र पर नहीं जा पाते, उनके लिए कराची में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले समर कैंप्स ने ये मसला भी हल कर दिया है। हम मौजूद हैं एक ऐसे ही समर कैंप में जहाँ बच्चों की तफरीह के लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और हमारे नन्हे साथी यहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं। मंडे वाले दिन यहाँ पे गेस्ट आते हैं। आज यहाँ पे डेंटिस्ट अंकल और डेंटिस्ट आंटी और एक डॉक्टर आए थे। हर ट्यूसडे वाले दिन हम लोग स्विमिंग पे जाते हैं। वेडनेसडे वाले दिन हम लोग यहाँ पे एक मूवी देखते हैं
और थर्सडे को हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं यहाँ समर वेकेशन के लिए आई हूँ। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है। हम लोग स्विमिंग के लिए भी जाते हैं, सनसेट क्लब, और ये इधर हम बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते हैं, बहुत सारा खेलते भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं कलरफुल चीज़ों के लिए। और यहाँ पे हमें और ये लोग हमें मतलब ज़ू वगैरह ऐसी वैसी जगह पे लेके जाते हैं। My name is Ariba. I joined summer camp. ये समर कैंप डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी में 1 माह के लिए लगाया गया है, जिसमें 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों ने शिरकत की, जिन्हें 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। इस समर कैंप में बच्चों को तालीम और तरबियत एक फाल और दिलचस्पी से भरपूर माहौल में फराहम की जा रही है। समर कैंप में रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लर्निंग एंड लिसनिंग स्किल्स ऑन कंप्यूटर जैसी एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इस समर कैंप की खास बात बच्चों को बुक रीडिंग की जानिब मुतवज्जा करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं। ये बुक्स सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं, कहते हैं कि तो जितनी नॉलेज हम बुक से ले सकते हैं, इतनी नॉलेज हम किसी चीज़ से भी नहीं ले सकते। हमारा जो समर कैंप है वो वीकली थीम बेस्ड है। अभी हमने पाकिस्तान की थीम की, जिसमें हमने निशान हैदर पे हमने रिसर्च की। मैं इंटरनेट बच्चों को ले गई, यहाँ पे जो DCL का इंटरनेट है, वहाँ पे जाके बच्चों ने निशान हैदर पे साइट्स खोली, मालूम किया क्यों दिया जाता है, कब से शुरू हुआ है, जो लोग शहीद हुए उनके बारे में बच्चों ने मालूम किया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से और बहुत इंटरेस्ट से बच्चों ने किया। पेरेंट्स को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तसल्ली है कि वो यहाँ पे जो बच्चे सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उससे उनको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि हाँ, जो भी यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए टाइम दिया है वो बेस्ट टाइम है। पहले ये होता था कि समर वेकेशन में कुछ होमवर्क मिलता था बच्चों को कुछ काम करने के लिए, तो वो स्कूल में अब मिलता नहीं है, तो इसलिए बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ समर कैंप लग रहा है बच्चों को, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जल्दी इनका एडमिशन करवा दिया। ये रंगों, मौसीकी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने की एक भरपूर दुनिया है, जिसमें फ़न विद कलर्स और इसके अलावा साइबर कैफ़े में बच्चों को इंटरनेट से भी मुतारिफ़ करवाया जाता है। जो स्कूल खुलने के दिन करीब आ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं ज़्यादा इंजॉय। हमारे वो साथी जिन्होंने अभी तक कोई समर कैंप ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए यही कहेंगे कि जल्दी कर लें, वरना करना पड़ेगा इंतज़ार आने वाली वेकेशंस का। नाज़रीन, मशहूर फ़िलासफ़र एरिस्टोटल ने कहा था कि तालीम की जड़ें बहुत कड़वी होती, लेकिन उसका फल बहुत ही ज़्यादा मीठा। आज जिस इदारे में हम मौजूद हैं, वहाँ के पासिंग आउट स्टूडेंट्स के बारे में भी यही मशहूर है कि यहाँ का स्टूडेंट कुछ बने ना बने, इंसान ज़रूर बन जाता है। आइए हम मज़ीद मालूम करते हैं इस इदारे के म्यूज़िक टीचर जनाब अरशद महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम सलाम। अरशद साहब, वैसे तो हमें पता है कि इस इदारे की अपनी वेबसाइट मौजूद है, उसमें तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप हमें इस इदारे के क़याम के हवाले से कुछ बताएं। देखिए, ये पहला इदारा है जो पाकिस्तान में बना है जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स की तालीम दी जाती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स की 3 डिसिप्लिन है, एक थिएटर है, एक म्यूज़िक है और एक डांस। तो यहाँ पर 2 डिसिप्लिन्स की तालीम दी जाती है, एक म्यूज़िक की और एक थिएटर आर्ट्स की। तो ये यानी 2005 में हमने काम करना शुरू किया, यानी जो हमारा पहला बैच एडमिशन जिसने ली यहाँ पर 2005 में, तो वो अब पास आउट हो गए हैं। जो भी यानी तमाम के तमाम स्टूडेंट तो नहीं पास आउट होते, कुछ फेल भी होते हैं। तो जो पास आउट हो गए हैं वो अब ये है कि एक नहायत अच्छे तरीके से अपनी जो उन्होंने मुंतखब की हुई फील्ड है उसमें वो काम कर रहे हैं। अरशद साहब, यहाँ का क्राइटेरिया क्या था, एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से आप? एडमिशन क्राइटेरिया कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। एक तो हम एक टेस्ट लेते हैं म्यूज़िक में भी और थिएटर आर्ट्स में भी। एक ऑडिशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है? वो ज़ाहिर है, अगर आपने म्यूज़िक में दाखिला लेना है तो वो म्यूज़िक से रिलेटेड होता है, और अगर थिएटर में दाखिला लेना है तो वो थिएटर से रिलेटेड होता है। और जो इसके लिए बुनियादी तालीम जिसकी ज़रूरत है वो ये कि आपने इंटरमीडिएट किया हो कम अज़ कम, और या A लेवल किया हो।
ठीक, अर्शद साहब अगर कोई रॉ स्टूडेंट बिल्कुल आए, कोर स्टूडेंट, तो क्या उसका अपने क्राइटेरिया में कुछ अलग होता है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन आते तो रॉ ही हैं। लेकिन एक रॉ स्टूडेंट किस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करेगा अगर इफ इज कमिंग फ्रॉम म्यूजिक और समथिंग? एक्चुअली वो इतने ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सख्त टेस्ट नहीं होते। हम जो बुनियादी तौर पे जो हमारा मकसद होता है इन टेस्ट लेने का, वो ये कि आप में वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, यानी वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप म्यूज़िक कर सकें। और कुछ लोगों में वो ज़्यादा होती है, कुछ में कम। तो वो सिर्फ ये असेसमेंट हम करते हैं कि इसमें कितनी सलाहियत है इस काम को सीखने की। अर्शद साहब, और मज़ीद यहाँ पे आप लोग कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर करें, इसको थोड़ा डिटेल में? डिग्री तो ये 2 ही मज़ामीन हैं। एक थिएटर है और उसमें आप एक्टिंग में भी मेजर कर सकते हैं, आप डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, और ये 2 तो हैं सरेदस्त। फिर ये कि एक कोर्स हमने और किया था जिसमें टेलीविज़न प्रोडक्शन में भी लोगों ने मेजर किया है, लेकिन ये कि वो कोर्स जो है वो एज सच इतना परमानेंट नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो तालीम है वो यहाँ ड्रामा पढ़ाया जाता है, और फिर आप उसमें एक्टिंग में या डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि ड्रामा जब वैसे तो आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, कहानी बहुत अच्छे तरीके से हर किसी के जहन में आ सकती है, लेकिन उसको मुकालमों के तरीक़े से पेश करना जो है वो एक बाकायदा एक साइंस है। तो यहाँ पे डॉक्टर अनवर सज्जाद हैं जो प्ले राइटिंग सिखाते हैं, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ उनसे बड़ा नाम कोई भी नहीं। बेशुमार ड्रामे उन्होंने लिखे हैं, बेशुमार कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, और थिएटर के लिए भी लिखा है और टेलीविज़न के लिए भी लिखा है। अर्शद साहब, आपके पास एक्सपीरियंस होगा से अगर कोई मज़ेदार वाक़या आप हमसे शेयर करना चाहें तो? इस तरह हमारे एक बहुत ही मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, वो बलोच हैं, तो वो आफ्ताब को आफ्ताब कहते थे। तो उनको बहुत कहा जाता था कि भाई तुम फ़े जब रवानी में बोलते हो तो फ़े की साउंड तुम्हारी गायब हो जाती, तो आफ्ताब तुम्हें कहना चाहिए। तो बहुत उस पर उन्होंने मेहनत भी की, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी बेहतर हो गए। तो शुरू में मैंने उनको एक जुमला लिख के दिया। मैंने कहा ये जुमला जो है ये तुम इस पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने जुमला पढ़ा और मुझे कहा कि सर मुझे गोली मार दें। मैंने कहा क्यों? कहते ये नहीं मेरे से पढ़ा जाएगा। वो जुमला था कि एक फितना फ़कीर फुटबॉल की फैक्ट्री में फ़ी सबीलिल्लाह काम करता था। उसमें फेक की इतनी लंबी तकरार थी, तो अब वो बहुत खुश उसलूबी से ये जुमला कह लेते। अच्छा साहब, बहुत मज़ा आया हमें आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। नाज़रीन, अब चलते हैं एक ब्रेक की जाए। वेलकम बैक। नाज़रीन, माइकल एंजेलो ने एक मौके पर कहा था कि इंसान अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से पेंटिंग बनाता है। आइए बात करते हैं नापा के कुछ स्टूडेंट से और पूछते हैं कि नापा की एजुकेशन ने मेंटली उनको कितना मजबूत किया है। कि ऑफिस को फिर चकमा दिया, अर्जी भेजी एक, अंग्रेजी की दुम काटी, स्पेलिंग की मिस्टेक। अंजुमन आरा, हम ही नहीं पहचाना? लगता है आपको कहीं देखा है ना? असल में बात यह है कि हम चेहरा देखते हैं, नाम भी सुनते हैं, नाम तो जाता है भूल, मगर चेहरा साफ याद रहता है। हमने जितने भी मर्द देखे उन सबके साथ ऐसा ही हुआ। अरे भाई, तंबाकू लेती आना, ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा था, देखो ख़त्म हो गया बेटा। तंबाकू ले आना है। सुमन जी आदतन घर जाने वाली बस की क्यू में खड़ी हो गई।
मेरे ख़्याल में तो एक नेपा से जो फ़ारिग हुए हैं स्टूडेंट, आप उनमें से किसी को अगर असेस करें किसी दूसरे एक्टर के साथ तो आपको ये बेहतर मिलेंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी भी होती है साथ में, ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होता। पूरी बेसिक स्टार्ट वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद फिर उनको स्क्रिप्ट राइटिंग भी पढ़ाई जाती है, मूवमेंट पढ़ाई जाती है, वॉइस एंड स्पीच पढ़ाई जाती है, डिक्शन क्लियर किया जाता है। ये तमाम चीज़ें शायद कहीं और नहीं होती होंगी। एक तो एडवांटेज हमारे लिए ये है कि जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको हायर कर लिया जाता है। सेकंड ये है कि मार्केट में जो थिएटर के वे लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, जो पास आउट होके जा रहे हैं, आप यकीन माने वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, चाहे वो डायरेक्शन हो चाहे वो एक्टिंग हो, क्योंकि बेस है थिएटर। आपकी मीडिया का, आपकी ड्रामे का, आपकी फ़िल्म का, किसी भी चीज़ का एक बेस है। आप कंटेंट्स पे काम करना सीख जाते हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों को नज़र नहीं रखते हैं, टेक्निकलिटी को नज़र नहीं रखते हैं, चीज़ों को नहीं रखते हैं, आप मेजर कंटेंट समझना शुरू हो जाते हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। नेपा के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने 3 सालों में यहाँ पर एक्टिंग सीखी, और जब मैं इससे पहले यहाँ पर आया था तो मैं समझता था कि मैं बहुत बेहतरीन एक्टर हूँ और मुझसे अच्छा कोई एक्टर नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 महीने गुजारे तो मुझे पता चला कि क्लास में सबसे ख़राब स्टूडेंट मैं ही हूँ। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। जो हमारे टीचर्स हैं, ज़िया मोहिद्दीन साहब हुए, राहत कासमी साहब हुए, तलत हसन साहब हुए, ये इतने बड़े नाम हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के हवाले से नहीं, एज ए इंसान अगर आप इनको देखें ना तो बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन। बहुत पड़ती है, बेइंतहा डांट पड़ती है। मतलब ये समझ लें कि कभी कभी तो ये होता है कि हम सर नीचे झुके खड़े होते हैं और बस हमें डांट पड़ी होती है, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो। मतलब आवाज़ निकालनी है। थिएटर के अंदर आपके पास माइक नहीं है, नॉर्मली हम जो थिएटर करते हैं उसके अंदर माइक नहीं होता। आप कहते हैं भाई आवाज़ निकालो, डायफ्राम से निकालो। हमारे टीचर हैं राहत साहब, अक्सर वो हमें समझाते हैं भाई आवाज़ निकालनी चाहिए। कहते हैं कि किताब का हर सफ़ा जब आप पलटते हैं तो ज़िंदगी का एक नया सबक हासिल होता है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो एक तवील अरसे से अपनी कुतुब्बीन के इंतज़ार में राह तक रही हैं। जी हाँ, ये वही सेकंड हैंड किताबें हैं जो पुराने ठेलों और फुटपाथ्स पर बिकने के लिए अपनी किस्मत आजमाने मौजूद होती हैं। हमारे रिपोर्टर ने कुछ ऐसे ही लोगों से मुलाकात की जिनकी ज़िंदगी पुरानी किताबों के इर्द गिर्द गुजर गई। कलरिंग बुक का 15 रुपया हो गया बाबा। ये कराची का इलाका खोड़ी गार्डन है, जहाँ किताबों से शगफ रखने वाले सैकड़ों लोग दिन भर अपनी इल्म की प्यास बुझाने आते हैं। लेकिन शहर का ये वो वाहिद इलाका नहीं है जहाँ ठेलों से लेकर छोटे छोटे केबिनों में किताबों की फ़रोख्त होती है। शहर में कम से कम 1 दर्जन के करीब ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पुरानी किताबों का ज़ख़ीरा सड़कों और मैदानों में फ़रोख्त हो रहा है। इन किताबों में स्कूल कोर्स से लेकर आलमी सतह की जराइद और बच्चों की कहानियों से लेकर कदीम तरीन अदबी मवाद तक मौजूद होता है। इसी तरह ख़रीदारों में गरीब तरीन तबके से लेकर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल होते हैं। अदबी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त के तौर पर पहचाने जाने वाले प्रोफेसर सहर अंसारी भी पुरानी किताबों के शहर से बाहर नहीं निकल सके। इनके नज़दीक इस किस्म के बाज़ार आम आदमी के लिए नेमत से कम नहीं है। भाई बड़ी एक नेमत है शहर के लिए, और मैं तो हर शहर में जब जाता हूँ तो वहाँ यही कोशिश करता हूँ कि जो पुरानी किताबों का बाज़ार लगता है, जैसे मगरिबी मुल्कों में चर्च वगैरह में वो लगा लेते हैं संडे, किसी तरह से और इलाक़ों में भी इंडिया में हमारे अपने शहरों में, तो पुरानी किताबों में एक बात यह है कि वो तो रीप्रिंट ख़ास तौर पे उर्दू की तो होती ही नहीं है, बहुत कम होती, तो वो अगर मिल जाए तो उसे हम यही कहते हैं कि एक नेमत है ये। इन कुतुब बाज़ारों में अपनी मर्ज़ी की किताब खड़े खड़े नहीं मिल जाती, और यूँ ये कहना गलत ना होगा कि इस दश्त की स्याही में आपको कई घंटे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अक्सर औकात
ये मामूली वक्त कीमती नतीजा लेकर आता है। इसमें कंटिन्यूसली ये होता है कि 2 या 3 घंटे मुझे लगाने पड़ते हैं अच्छी किताबों को हासिल करने के लिए, लेकिन अच्छी किताबें मिल जाती हैं विद चीप रेट। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि किताब थी जिम कॉर्बेट की माई इंडिया, और ये वो किताब थी जो शायद अब प्रिंट होना भी बंद हो गई, 25 साल गुजर चुके हैं। मुझे कहीं वो बुक दस्तयाब नहीं थी और उसकी जहाँ भी मालूम करता था वो रेट नॉट लेस दैन 300 और 600 के करीब तक जाती थी वो किताब। लेकिन इसी जगह से जहाँ मैं खड़ा हुआ, इसके पीछे पूरी मार्केट है, वहाँ से मुझे 50 रुपये में जिम कॉर्बेट की ओरिजिनल एडिशन के साथ किताब मिल गई थी। और पिछले दिनों ये हुआ कि किताब फ्राम एप टू एडम वो बारगेनिंग में मेरे हाथ से निकल गई, तो मैंने उसे इंटरनेट पे और कुछ दोस्तों के ज़रिए भी मालूम करवाया, तो पता चला कि वो किताब यकीनन छपी है लेकिन आउट ऑफ प्रिंट है। अभी 2 हफ्ते पहले यहीं से मुझे मिल गई। तो ये बहरहाल है अपनी जगह कि किताबें मिल जाती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों किताबों की फ़रोख्त होने के बावजूद बज़ाहिर ये बाज़ार किताबों से हर रोज़ भरे नज़र आते हैं। इसकी एक वजह यह है कि कुतुब फरोशों के लिए पुरानी किताबों के हसूल के कई ज़राए हैं। ये कंटेनर में आती हैं, बाहर से इसलिए सस्ती मिलती हैं, वरना तो आप वैसे मंगवाएंगे तो डॉलर में आएगी, वरना तो ये कंटेनर में आती है इसलिए सस्ती मिलती है हम लोग। यही लोग लेकर आते हैं। जिस तरीके से कोई चौथी का कोर्स खरीदता है, चौथी का कोर्स बेचते हैं, वो 5वीं का खरीदता है। इसी तरीके से हम लोग एक्सचेंज में ख़रीदते हैं, कुछ उससे पैसे ले लेते हैं, कुछ उससे किताबें ले लेते हैं। यही आती, यही लोग लेकर आते हैं, यही से हम लोग खरीदते हैं। इन किताबों की कीमतों का भी तयन एक दिलचस्प अमर है। कभी कुतुब फरोश किताब की हालत देखकर कीमत लगाते हैं, कभी वो ख़रीदार की ज़रूरत या क़ुव्वत ख़रीद को देखकर हिसाब किताब करते हैं, आ जाए भाई। और कभी कभी तो सीज़न के हिसाब से किताबों की कीमत तय की जाती है। ऑफ कोर्स इसके आप कंपेयर करें, मुझे जो बुक यहाँ मिलती है इट्स अराउंड विद इन द रेंज ऑफ 50 to 250 रुपीज़, और इसमें ओरिजिनल बुक्स भी मुझे मिल जाती हैं। सो आपको मुझे नहीं लगता कि 250 बुक्स में आपको ओरिजिनल बुक्स इवन आपको रिटेल या होलसेल प्राइस पे मिलेंगी। कभी हम इनको चकमा दे देते हैं, कभी ये हमें दे देते हैं, ये तो होता रहता है। ये तो एक गेम है ये, बहरहाल इस तरह म्यूजिकल चेयर जैसे होती है। थोड़ा सा जहन में रखते हैं अपना, यहाँ पर आके भी रोम अराउंड करते हैं, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाता है। कभी कभार कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, एक बारगेन के अंदर आप कभी कभार जो है वो 2-3 आपको किताबें पसंद आ जाएँ तो एक अच्छी बारगेन हो जाती है। लाइक वो एक होल फिगर के अंदर आपको करके देता है कि चलिए जी इसके दिया ये करके आप मुझे इतने दे दें। जैसे जैसे सीज़न होता है, मेडिकल का सीज़न होता है तो हम मेडिकल के रखते हैं, स्कूल का होता है तो हम स्कूल का रखते हैं, कॉलेज का होता है तो हम कॉलेज का रखते हैं। अपने बस सीज़न के हिसाब से चलते हैं, हर किस्म की किताबें रखते हैं। हमारे इस खोखले समाज में रख रखावा और दिखावे को बहुत अहमियत दी जाती है, और यही वजह है कि पुरानी किताबों के बाज़ार में मौजूदगी या इन किताबों को पढ़ने से बाज़ नौजवानों में शर्मिंदगी महसूस होती है। बच्चे कहते हैं, बच्चे ये चीज़ें महसूस भी करते हैं और मतलब कहते हैं कि हमें नई किताबें दिलाई जाएं, मगर ये उन्हें फिर बताया जाता है कि बेटा बहुत से मतलब बच्चे ऐसे भी पढ़ लेते हैं, उन्हें हर तरह से फिर तसल्ली देकर उन्हीं किताबों पर राज़ी किया जाता है। कहते तो हैं लेकिन यह है कि उनको समझाना पड़ता है कि बेटा क्या करें, अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी किताबें हैं, इस वजह से यहाँ पे। तो ये खुदा न खास्ता कोई बाज़ार हुस्न नहीं है कि जिसको देख के लोग मोतरिज़ हों, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि मैं इनके साथ फुटपाथ पे बैठ जाता हूँ इसी तरह। और वो कभी कहते भी हैं कि आप इस तरह ज़मीन पे बैठ गए। मैंने कहा भाई ये हीरे जवाहरात हैं, ये इन्हीं से तो हमारी ज़िंदगी और हमारा शऊर और हमारा किरदार बनता है। अगर इनको हम ये समझेंगे कि कमतर चीज़ें हैं तो हम उससे भी कमतर हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो तो इल्म के ख़जाने हैं, वो उनको तो आपको ढूंढना पड़ता है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पुरानी किताबों के ये बाज़ार न सिर्फ इल्मी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि कुतुब बीनी के ख़त्म होते हुए रुझान में आखिरी शम्मा के तौर पर अपनी बिसात के मुताबिक रोशनी की किरणें बिखेर रहे हैं। कहते हैं कि शेल्फ में रखी अच्छी किताब अच्छी दोस्त की तरह होती है, जिसका रुख तो आपके मुखालिफ होता है, लेकिन वो सोचती आपकी भलाई के बारे में है। यहाँ पर मौजूद हर किताब मुंतज़िर है अपने ऐसे ख़रीदार की जिसको अपने मुस्तक़बिल की बेहतर फ़िक्र हो। मैं हूँ कामन हनीफ और आप देख रहे हैं सितारों पे कमल। हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। चलते चलते बस एक छोटी सी बात, बहुत से उस्ताद इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर इंसान ज़हीन पैदा होता है, बस उसको अपने आप को उन चीज़ों से बचाना चाहिए जो उसको बेवकूफ़ ना बना दें। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगले हफ्ते तक के लिए कोमल अंजुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।